स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। नागेश अपनी फैमिली के साथ कश्मीर के टूर पर आए थे। कश्मीर की सुंदर वादियां सबका मन मोह रही थी। समय था शाम का, सर्दियां जो है वो शुरू हो चुकी थी। उसकी वजह से शाम की ठंड, वो भी कश्मीर में जहां पर आम दिनों में भी शाम को ठंड होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी सर्दियों की शुरुआत से ही ठंड यूं अचानक से बढ़ चुकी थी, जिसको ये सभी काफी महसूस कर रहे थे। क्योंकि बेसिकली नागेश तो रहते हैं कर्नाटक में। वहां की गर्मी और कश्मीर की ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। नागेश का परिवार एक ग्राउंड सी होती है, वहां पर बैठता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्होंने सुनना था मधुर संगीत। आग जलाई जाती है और अब वहां पर एक म्यूजिशियन आते हैं जो एंटरटेन करने वाले थे नागेश के परिवार को, नागेश को। लेकिन जैसे ही वो धुन बजनी शुरू होती है तो नागेश, इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे पर पसीने साफ नजर आ रहे थे। उनको तो जैसे घबराहट हो रही थी। धुन चलने के बाद, उस धुन के बजने के बाद, नागेश जहां सारे इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, मौसम को, उस आग को, उस म्यूजिक को, नागेश वहां से उठते हैं और जाके साइड पर वॉमिट करने लग पड़ते हैं। सबको लगता है कि उनकी तबीयत शायद अचानक से खराब हो गई है, लेकिन वो कहते हैं कि जल्दी से म्यूजिक को बंद करो। जैसे ही म्यूजिक को बंद किया जाता है तो नागेश कुछ ठीक महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या था उस संगीत में जिससे अचानक नागेश की तबीयत खराब हो गई। अरे वो संगीत तो इतना अच्छा था कि किसी बीमार आदमी को भी ठीक कर सके, लेकिन नागेश के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। क्या कुछ ऐसा रिश्ता था उस संगीत के साथ, उस धुन के साथ, जिसने नागेश का ये हाल किया। नागेश अब इस हालत में थे नहीं कि वो ज्यादा कुछ बात कर सकें, तो आनन फानन में फिर वो होटल जाते हैं अपने परिवार के समेत। उस रात उनको काफी ज्यादा तेज बुखार होता है, सिर्फ एक संगीत की वजह से। कोई भी इस चीज को समझने में असमर्थ था कि आखिर ये है क्या। अब इस बात का जो जवाब था वो तो सिर्फ नागेश ही दे सकते थे, इसके अलावा कोई था नहीं। फिर इंतजार किया जाता है उनके ठीक होने का, और जब वो ठीक होते हैं तो फिर उनकी पत्नी कहती है कि हमें तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि वो संगीत, आप बार बार क्यों कह रहे थे कि उस संगीत को बंद किया जाए, और क्या इस तबीयत खराब होने के पीछे कुछ ऐसा कारण है, उस संगीत के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। तो नागेश कहते हैं कि हाँ, कुछ समझ लो ऐसा ही है। अभी मैं इस चीज को बताने की हालत में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी घर लौट चलें। अभी उनका 3-4 दिन का टूर तो बचा था, लेकिन अब इस बात के बाद, इस हादसे के बाद उनको वापस जाना पड़ा। वहां जाकर नागेश कुछ अच्छा फील करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं तो फिर वो नागेश खुद ही कहते हैं कि तुम सब में से किसी को भी इस बात का पता नहीं। तो नागेश की पत्नी पूछती है कि दरअसल हुआ क्या, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो नागेश कहते हैं कि ये तब की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ये इन सबका जो परिवार है वो सारे व्यापारी हैं, तो उसकी वजह से ये आज से काफी साल पहले गए थे सऊदी अरब। सऊदी अरब में ये होटल एक लेते हैं और काफी लेविश होटल था। उस होटल में हर तरह की सुख सुविधा थी और नागेश और उसके पिता को तो काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है कि भाई हम तो एक बिजनेस डील में आए हैं और ये तो एक तरह का हमारा टूर हो गया। लेकिन ये जो खुशी थी बड़ी जल्दी कफूर होने वाली थी। नागेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसको नागेश ताउम्र याद रखेगा और कहीं ना कहीं वो किसी अच्छे संगीत को हमेशा मिस करेगा। आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था। अब नागेश अपने होटल में जाते हैं, अपनी जो बिजनेस डीलिंग करने के बाद अपने पिता के साथ होटल में जाते हैं। नागेश सोने की तैयारी कर ही रहे थे तो सोचते हैं कि भाई नींद तो मुझे आ नहीं रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ देर बाहर जाता हूँ। इनके पिता सो चुके थे और ये बाहर जाते हैं अपने रूम से। कुछ ही समय बाद इनको एक म्यूजिक की धुन सुनाई देती है। इतना अच्छा संगीत कभी जिंदगी में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। धुन थी किसी रबाब की, जैसे कोई बड़े प्यार से, बड़े ही प्यार से रबाब को बजा रहा है। और रबाब की धुन तो इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी रबाब की धुन होती है कि कोई भी उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो। यही हाल नागेश का भी था। जैसे जैसे उनके कानों में वो धुन जाती जा रही थी, वो उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक से उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, सर कहाँ पे जा रहे हो आप?
ये देखते हैं कि कुछ होटल के स्टाफ के जैसा लगने वाला इंसान इनकी तरफ देख रहा था और ये कह रहा था कि सर कहाँ पे जा रहे हो आप? दोबारा से वो कहता है। तो ये कहते हैं कि भाई ये आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है, कोई संगीत बजा रहा है, तो मैं बस उस तरफ चला जा रहा था कि ये है कौन? वो स्टाफ कहता है कि सर कौन सी संगीत की आवाज़? कौन सी धुन? ये कहते हैं कि यार अभी भी आ रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? तो वो कहता है कि सर मुझे कोई भी धुन सुनाई नहीं दे रही और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने रूम में चले जाएं तो अच्छा है। तो वो कहता है कि भाई ये कैसा मतलब बिहेवियर है? तो वो कहता है कि सर रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी हमें धुन सुनाई नहीं दे रही, आप प्लीज अंदर चले जाएं। अब ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई प्राइवेट पार्टी वगैरह तो नहीं चल रही। चलो मुझे क्या भाई, ये कहता है तो मैं अंदर चले जाता हूँ, कुछ समय बाद देखेंगे फिर। अब ये अंदर चले जाते हैं अपने रूम के, लेकिन वो धुन बार बार उनको मंत्र मुक्त किए जा रही थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनको बस उसके पास जाके इस धुन को सुनना चाहिए। अब ये धुन को सुने जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि कुछ समय और बीते तो फिर मैं दोबारा से जाऊंगा। अब ये इनका इंतजार खत्म होता है और ये दरवाजा खोलते हैं इसी फिराक में कि मैं उस धुन के पास जाऊंगा जहां से ये धुन आ रही है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वो इंसान बिल्कुल इनके कमरे के सामने खड़ा हुआ था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि अगर ये फिर से बाहर निकलेगा तो मैं फिर इसको टोकूंगा। अब वो काफी गुस्से में कह रहा था कि सर आपको समझ नहीं लगता, एक बार हमने कहा है ना कि आप अंदर रहिए, आप अंदर क्यों नहीं रह रहे? अब इनको भी गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कोई बिहेवियर थोड़ा है, ये कुछ ऊंची बोलते हैं। अरे भाई तुझे बोलने की तमीज नहीं है, तेरी मैं कंप्लेन करूं? अब इनकी ऊंची आवाज सुन के इनके पिता जाग जाते हैं और कहते हैं कि नगेश किससे बात कर रहा तुम? ये इनकी तरफ घूमते अपने पिता की तरफ कहते हैं कि पापा उठ गए आप, सॉरी आप सो जाइए, कुछ नहीं, पता नहीं है कोई बदतमीज है स्टाफ मेरे से, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। जब ये बाहर देखते हैं तो बाहर कोई होता नहीं। ये कॉरिडोर में इधर उधर देखते हैं तो लगता है कि शायद डर के भाग गया, लेकिन इनको उसकी शक्ल बिल्कुल अच्छे से याद थी। और याद ये भी था कि जो उसका परिहान था वो कुछ अलग था बाकी स्टाफ से। अब ये अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि पापा ये धुन बड़ी अच्छी है, मैं तो बस जा रहा था उस धुन की तरफ की, कोई पार्टी पूर्टी प्राइवेट पार्टी हो रही है और मैं बस सुनना चाहता था। तो इनके पिता कहते हैं धुन? कौन सी धुन? किसकी धुन की बात कर रहे हैं बेटा? तो वो कहते हैं कि आपको ये म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा? तो इनके पिता कहते हैं कौन सा म्यूजिक? कहते हैं पापा बिल्कुल कान लगा के सुनिए कितना अच्छा म्यूजिक है। लेकिन फिर से इनके पापा कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे कोई नहीं सुना, मुझे सोने दे और तू भी सो जा। अब इनको बड़ी चीज अजीब लगती है कि भाई जो धुन मैं सुन पा रहा हूँ वो ना ये स्टाफ का मेंबर सुन पा रहा है और ना ही मेरे पापा सुन पा रहे हैं, ऐसा भी क्या? ये क्या हो रहा है? अब ये इस चीज को दरकिनार कर तो नहीं सकते थे, लेकिन वो धुन इनको कुछ इस तरीके से पागल बना रही थी और वो चाहते थे कि वो उस धुन के पास जाए। अब ये कुछ देर इंतजार करते हैं और फिर से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं था। ये धीरे धीरे उस धुन की तरफ जाना शुरू करते हैं। उस धुन की तरफ जब जाते हैं तो ये क्या पाते हैं कि होटल में तो किसी भी साइड से वो धुन है ही नहीं, वो धुन तो होटल के बाहर से आ रही है। ये जाना शुरू कर देते हैं होटल के बाहर। होटल के बाहर जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि खुले आसमान में धुन की आवाज तो आ रही है लेकिन कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, इस पेड़ के पास से शायद आ रही है। वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था जिस तरफ से ये धुन आ रही थी, लेकिन वहां पर कोई इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी ये उस तरफ जाते हैं, उस तरफ बढ़ते जाते हैं। 3 दिन बाद जब इनकी जाग खुलती है तो ये अपने पिता को देखकर रोने लग पड़ते हैं। इनके पिता की हालत भी काफी खराब थी क्योंकि 3 दिन बाद इनको होश आया था। इनके सर में भयानक दर्द हो रही थी। ये हाथ लगाते हैं और इनका सर पट्टियों से भरा पड़ा था। अजीब से तरीके की दर्द अभी भी इनके सर में हो रही थी। ये हॉस्पिटल में अपने आप को पाकर तो हैरान रह जाते हैं कि ये है क्या? पापा रात को तो मैं अपने वो जैसे मैंने कहा था ना कि म्यूजिक की मुझे आवाज सुनाई दे रही है, बस वो मुझे पता नहीं लग रहा था कहां से आ रही है और मैं बाहर गया और क्या हुआ मेरे साथ? तो इनके पापा कहते हैं कि बेटा कल रात नहीं, 3 दिन पहले की बात है ये। तुम 3 दिन बाद तुम्हें होश आई है। अब जब ये सब कुछ होता है तो फिर इनके पापा पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या था? तो ये कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, मैं सिर्फ उस पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसके बाद मुझे नहीं पता।
तो इनके पापा कहते हैं कि बेटा, तुम उस पेड़ पर अपना सर टकराए जा रहे थे, अपना सर मारे जा रहे थे, और कुछ देर बाद तुम्हारी काफी ज्यादा चीखने की आवाजें आने लग पड़ी, तो स्टाफ बाहर आया और उसने तुम्हें रोका। समय रहते अगर ना रोकता तो शायद तुम्हारी जान भी चली जाती। नागेश को तो ये बात काफी हैरान कर रही थी कि मैं क्यों सर मारूंगा पेड़ को। मुझे तो वो धुन आकर्षित कर रही थी और मैं उस तरफ ही जाता जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो आज हॉस्पिटल में अपने आप को देख के हैरान हूं कि ये हुआ क्या। इस चीज का जवाब किसी के पास था शायद, क्योंकि नागेश को तो कुछ याद ही नहीं है। वो कहते हैं कि पापा, मुझे लगता है कि शायद मुझ पर किसी ने वार किया होगा। ये पक्का वही स्टाफ का मेंबर है जो मुझे काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। अब जब ये पापा बात सुनते हैं उनके, तो वो कहते हैं कि मैं होटल में बात करता हूँ। अब होटल वालों से बात की जाती है, तो होटल वाले कहते हैं कि ठीक है सर, आप बताइए, कोई भी अगर होगा हम उसको, वो जैसे कि नगेश कहते हैं कि मुझे उसकी शक्ल ही याद है। नगेश ठीक होते हैं, 4-5 दिन उनको लग जाते हैं ठीक होते होते। डिस्चार्ज होने के बाद फिर सारे स्टाफ को लाइन हाजिर किया जाता है। अब सारा स्टाफ सारी लाइन लगाकर खड़ा हुआ था। नागेश एक एक करके स्टाफ मेंबर को देखे जा रहे थे, लेकिन कोई भी स्टाफ मेंबर वो था ही नहीं जिसको नागेश मिला था और जिसने काफी बदतमीजी से नागेश के साथ बात की थी। अब जब ये बात होटल वालों से की जाती है कि इनमें से तो कोई नहीं, तो होटल वाले कहते हैं कि सर बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। अब होटल वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। नागेश कहता है कि और एक बात है कि जो ये स्टाफ का परिधान है, ये मतलब इनका जो भी अटायर है वो उससे मिलती नहीं थी। वो मतलब कोई और थी, कोई और तरीके के कपड़े पहने थे। तो होटल वाले कहते हैं कि सर ये हो ही नहीं सकता, कितने सालों से हम यही जो अटायर है इसको ही हमने यूनिफॉर्म बनाया और यही चल रही है। तो नागेश कहता है कितने सालों से, मतलब पहले कोई और होती थी? तो कहते हैं हाँ सर, पहले कोई और होती थी। तो वो पूछता है कि नगेश कहता है कि आपके पास उनका कोई फोटो है? कहते हैं हाँ, हमारे पास ग्रुप होता है, हम हर साल, हमारे होटल का रूल है, काफी पुराना होटल है ये, तो हमारे होटल का रूल है कि हम हर साल एक ग्रुप फोटो लेते हैं सारे स्टाफ की। तो फिर काफी साल पहले की एक फोटो दिखाई गई। अब नागेश उस फोटो में से दो चीजों को पहचानता है। एक तो वो जो अटायर थी, वो जो यूनिफॉर्म थी, वो वही यूनिफॉर्म थी जो उस आदमी ने पहनी थी, और उस स्टाफ में वो आदमी भी था। नागेश उसको देखते ही पहचान चुका था, लेकिन होटल वाले तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये जो अटायर थी, ये यूनिफॉर्म थी, ये काफी समय पहले चलन से बाहर हो चुकी थी इनके, ये यूज ही नहीं कर रहे थे। और जो स्टाफ का मेंबर जिसके बारे में बात की जा रही थी, जब उसके बारे में उसकी फाइल खोलेगी तो पता लगा कि वो तो मर चुका है, वो काफी साल पहले मर चुका है। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है थी, वो मरा था इसी होटल में। और उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात पता क्या थी, कि वो उसी पेड़ से लटक कर मरा था, आत्महत्या की थी। अब आत्महत्या है, मौत है, इस चीज का पता नहीं, लेकिन आत्महत्या मानी गई, मरा तो वो था। जब ये सच्चाई का पता लगता है तो फिर नागेश बात करता है कि वो धुन, वो म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही थी? क्या तुमने कोई म्यूजिक वो लगाया था होटल में? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता, वो धुन तो उस पेड़ के पास से आ रही थी। अब कोई भी होटल में बोलने के लिए तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि सर ये आपका वहम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक स्टाफ का मेंबर था जिसको शायद नागेश की इस हालत पर तरस आ गया। वो उस समय तो कुछ नहीं बोला। क्या वो सबके जाने के बाद बोला? नहीं। क्या वो नागेश के होटल छोड़ने के बाद बोला? बिल्कुल नहीं। फिर वो कब बोला? वो बेसिकली इंडियन था जो काफी समय से उस होटल में काम करता था। वो कुछ नहीं बोला जब तक वो उस होटल में रहा। वो अपनी रिटायरमेंट के नजदीक था। एक दिन नागेश अपने घर में बैठे होते हैं, बाहर दरवाजे डोरबेल की आवाज आती है। उनका नौकर दरवाजा खोलता है। सामने वही आदमी था जो उस होटल में काम किया करता था।
नागेश तो उसको पहचानते नहीं, कैसे पहचानते थे भाई, अब इतने स्टाफ में से कैसे पहचानता था, लेकिन वो उनको अच्छी तरीके से पहचानता था। फिर नागेश को बताया जाता है कि जब ये आपके साथ हादसा हुआ तो मैं तब वहीं पर था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट कितनी सख्त है, अगर मैं कुछ आपको ऐसा बोलता और वहां पर अगर बखेड़ा खड़ा हो जाता तो फिर मेरी जान पर बनाई थी। लेकिन आज मैं भारत वापस आ चुका हूँ रिटायर होकर, तो मुझे अब किसी चीज का डर नहीं। मैं बताना चाहता था कि उस दिन आपके साथ हुआ क्या और उस होटल का सच क्या है, खास तौर पर उस संगीत का, उस म्यूजिक का। नागेश के तो शायद इतने सालों बाद उनको जवाब मिलने वाला था उस सवाल का। फिर वो आदमी कहता है कि काफी साल पहले यहाँ पर एक आदमी आया था, वो रबाब बड़ा अच्छा बजाता था, सबको तो उसने जैसे मंत्रमुग्ध कर लिया। अब वो होटल में शुरू में तो एज ए गेस्ट आया था, लेकिन उसका म्यूजिक सुनने के बाद होटल का मालिक इतना उस पर मेहरबान हुआ कि उसने तो उसको जो फ्री में सब कुछ कर दिया कि आप रहेंगे भी फ्री में, आप खाएं पिएंगे भी फ्री में, आपके लिए तो एक कमरा रिजर्व हो चुका है, बस आप हमें रबाब सुनाया करिए रोज। उसके लिए क्या बुरा था, वो तो उसके लिए बड़ी अच्छी डील थी। लेकिन एक बार जिस वेटर, जिस स्टाफ मेंबर को आपने देखा था, वो भागा भागा रिसेप्शन की तरफ आता है, वो रिसेप्शन से कुछ बात करता है और रिसेप्शन वाला आदमी मालिक को कॉल करता है। कुछ समय बाद मालिक आता है, हमें पता लगता है कि वो जो स्टाफ का मेंबर था वो रूम की तरफ जा रहा था कुछ ऑर्डर लेके, लेकिन वहां पर कोई उसका गेस्ट आया हुआ था, उस रुबाब के बजाने वाले का। वो आपस में बहस कर रहे थे और उस बहस के दौरान ये पता लगा कि जो ये रुबाब बजाता है, ये बजाता तो बहुत अच्छा है रुबाब, लेकिन ये आम इंसान नहीं है, ये एक क्रिमिनल है जो अपना भेष बदल के बैठा हुआ और वो उससे बहस कर रहा है। कोई बहस चल रही है किसी तरीके की, शायद कोई पैसों को लेकर कोई दिक्कत हो रही है और वो कह रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मैं बस भागा भागा यहाँ पर आया और सबको बता दिया। अब जब ये बात होती है तो उस रूम की तरफ जाया जाता है, रूम में कोई नहीं था। शायद उस रुबाब वाले को पता लग गया था कि मेरा सच सामने आ गया। सारा होटल छान मारा जाता है, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। कुछ समय बाद सिक्योरिटी का मेंबर बाहर से भागा भागा आता है और कहता है कि वो मिल गया, वो मिल गया। और वो था उस पेड़ पर लटका हुआ। शायद जो उससे मिलने आया था उसको बाहर लेकर गया जब रिसेप्शन वाले और वो सारे आपस में बात कर रहे थे, और उसने उसको मारकर लटका दिया। अब ये किस्सा खत्म हो गया उस रुबाब वाले का। कुछ दिनों बाद जो हमारा ये स्टाफ मेंबर था, इसको अजीब सी धुन सुनाई देने लग पड़ी। ये कहता कि मुझे वो रुबाब की धुन आज भी सुनाई देती है, लेकिन हम में से कोई मानता नहीं था। और कुछ दिन बाद वो भी वहीं पर लटका हुआ पाया गया। इसके बाद बहुत कम लोगों को वहां पर रुबाब की आवाज सुनाई दी। जिसको भी रुबाब की आवाज सुनाई दी, हमें पता लगा कि वो कुछ दिन बाद अपने आप को खत्म कर चुका है, अपने सुसाइड कर चुका है। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस था? क्या ये ऐसा था सच में? सच मानो तो मैं ये सोचकर आया था कि अगर मैं यहाँ पर आपके पास आऊंगा तो शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि सब कुछ ठीक ठाक है। हो सकता है कि आप इस देश से, उस यानी कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग नहीं करते और इस तरफ आ गए हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से आपका बचाव हो गया हो, क्योंकि जो भी लोग मरे थे वो सऊदी अरेबिया के ही थे, जिनके बारे में हमें बाद में पता लगा। तो फिर ये कहते हैं कि भाई फिर वो जो स्टाफ वाला है वो मुझे मना क्यों कर रहा था? तो वो कहते हैं कि शायद वो इसलिए मना आपको कर रहा था कि वो नहीं चाहता था कि आपके साथ भी ऐसा हाशर हो और आपका भी अंत ऐसे ही हो जैसे उसका अंत हुआ। उसकी आत्मा शायद आज भी कहीं ना कहीं भटकती है उस होटल में, और जिनको भी ये संगीत, ये श्रापित संगीत सुनाई देता है, उनको मना करती है ये उस तरफ जाने से, मरने से। सच कहूं तो भाई ये बहुत अजीब किस्सा था, बेहद अजीब। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। तो बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। सौम्या और अंबर
दोनों भाई बहन हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। दोनों कॉलेज जाते हैं और घर की कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने ठाना है कि ये घर की अपनी स्थिति अच्छी करेंगे। उसी वजह से ये पढ़ते हैं, साथ के साथ ये पढ़ाते भी हैं। अब इनकी एक नई तरकीब काफ़ी काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? वैसे तो ये ट्यूशन्स लेते थे घर पे, इनकम इनकी अच्छी आने लग पड़ी थी, उसकी वजह से घर की स्थिति तो ठीक हो रही थी, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी तरकीब निकाली। टेम्पररी ट्यूशन फीस। टेम्पररी ट्यूशन यानी कि अगर किसी को कोई समस्या है तो ये उनके पास जाएंगे, उसी दिन की फीस लेंगे और वो उनको सोल्यूशन करके देंगे। धीरे धीरे देखते देखते ये इनकी स्कीम चल पड़ी। अब जिसको भी कोई समस्या होती थी तो इनको फ़ोन करता था, ये उसको सोल्यूशन देते थे और उसके बाद उससे वो चार्ज करते थे और आ जाते थे। लेकिन इसके लिए इनको कई बार गाँव में भी जाना पड़ता था, दूर भी जाना पड़ता था। ये उस हिसाब से फीस भी लेते थे, और जो गाँव के अमीर बच्चे वगैरह होते थे तो उनको वही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका काम होना चाहिए था। लेकिन आम तौर पर ये क्या होता था कि ये लेट हो जाते थे, रात इनको काफ़ी हो जाती थी, तो लिटिल बिट अनसेफ भी होता था, लेकिन अब काम भी तो करना है। इनका काम अच्छा चल रहा था और भाई काफ़ी अच्छी स्कीम थी, वैसे सच में पर्सनली काफ़ी मुझे अच्छी लगी स्कीम। लेकिन इनके साथ एक बार कुछ ऐसा होता है कि शायद उसके बाद ये तौबा करते हैं कि ये रात के समय में कभी भी खास तौर पर गाँव नहीं जाएंगे। एक गाँव से इनको बुलावा आता है और वहाँ पर ये सोल्यूशन देना शुरू करते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये वापिस आ रहे थे। जब ये वापिस आ रहे थे तो अचानक से ये बाइक को ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी लड़की सड़क पर बैठी हुई थी। इनकी तरफ पीठ की हुई थी, उसके बड़े से बाल थे। अरे ये कहते हैं कि ये बच्ची कैसे बैठी हुई है सड़क पर। लेकिन जैसे ही ये रोशनी उस तरफ जाती है तो ये महसूस करते हैं कि कुछ ही लिख रही थी सड़क पर, कुछ लिख रही थी। अब पहले तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, तो सौम्या कहती है कि हम ऐसा करते हैं, हम साइड से निकाल लेते हैं। तो अंबर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्ची पता नहीं क्या बैठी है, हम उससे बात करते हैं और इसको घर छोड़कर आते हैं। तो सौम्या भी कहीं ना कहीं हामी भर देती है, तो ये थोड़ी सी पीछे ही बाइक खड़ी करते हैं। तो सौम्या को अंबर कहता है कि तुम यहीं पर रुको और मैं उसके पास जाता हूँ, उसको पूछता हूँ। बच्ची छोटी सी थी, मतलब 7-8 साल की होगी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं, तो इसकी वजह से ये और भी डरे हुए थे कि भाई इतनी छोटी बच्ची कैसे यहाँ पर आ सकती है। अब ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये नोट कर रहे थे कि सौम्या कुछ लिख रही है, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा भी रही थी। जैसे जैसे वो उसके पास जाते जा रहे थे, उसको लग रहा था कि ये कुछ अजीब से तरीके से बड़बड़ाई जा रही है, पता नहीं क्या है। अब ये उसके पास जाते हैं, उसके कंधों पर हाथ रखते हैं कि बच्ची क्या बात हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो अकेली। लेकिन वो तो कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देती। इनको कुछ अजीब लगता है, लेकिन ये फिर से उसको हिलाते हैं और कहते हैं कि बात क्या है बेटी, सुन रही हो तुम। ये छोटी सी चीज एक नोटिस करते हैं कि वो चौक से कुछ लिख तो रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल इस बालों की तरफ से कुछ टपक रहा था सड़क पर। ये मोबाइल निकालते हैं, उसकी टॉर्च मारते हैं और ये देखते हैं कि खून, अरे खून लग रहा है। लेकिन ये जख्मी हुई है, क्या कोई यहाँ इसको फेंक कर गया। अभी उसको थोड़ा सा हिलाते हैं कि मेरी बात तो सुन रही हो बेटी। लेकिन जैसे ही वो बच्चे इनकी तरफ देखती है, उसका सारे का सारा मुंह बड़ी बुरी तरीके से प्रेस हुआ हुआ था, जैसे कोई बड़ी भारी चीज उस पर से निकली हो। ये देखकर तो इनकी चीख निकल जाती है। ये चीख मारते हुए सौम्या को कहते हैं कि जल्दी से सौम्या, जल्दी से मुड़ो, जल्दी से भागो। ये बाइक पर बैठते हैं, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बाइक स्टार्ट होती नहीं। अब वो लड़की बैठी तो बिल्कुल वैसे ही थी, वो इनकी तरफ देख रही थी, उसकी शक्ल इनसे सही नहीं जा रही थी। ये बाइक छोड़कर भागते हैं उस गांव की तरफ। हालांकि वो लड़की किसी भी तरीके के हिलजुल तो कर ही नहीं रही थी। अब जब वो गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो एक गाड़ी आ रही होती है, तो गाड़ी इनको देख के रुकती है और पूछा जाता है कि आप कौन हो और ये भाग क्यों ऐसे रहे हो। तो ये सारा हाल बताते हैं। अब ये गाड़ी में बैठते हैं और उस तरफ जाते हैं। इनकी बाइक बिल्कुल वैसे ही पड़ी हुई थी, लेकिन लड़की वहां पर नहीं थी। वो देखते हैं कि जो वो चौक से कुछ लिख रही थी वो जरूर वहां पर चिन्हित था, और वो खून की बूंदें भी। लेकिन एक छोटी सी चीज थी कि वो बूंदें फ्रेश नहीं थी। ऐसा था कि खून का एक बहुत बड़ा स्प्रेड है, लेकिन काफी पुराना सा लग रहा। क्या ये खून उसी लड़की का था? बिल्कुल।
फिर वो जो आदमी था वो बताता है कि भाई साहब हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आज से कुछ 6 दिन पहले यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ जा रही थी, तो उसकी माँ ने उसको गोद में उठाया हुआ था। तो अचानक से जो पीछे आप ये स्पीड ब्रेकर देख रहे हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर से बाइक थोड़ी सी फास्ट होगी, तो उससे हैंडल नहीं हुआ, तो ये अचानक से बच्ची गिर गई। और जैसे ये गिरी तो पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, तो सीधा उसके ऊपर से गुजर गई। उसका सर प्रेस हो गया, वहीं पर मौत हो गई। अभी कुछ ही दिन की बात है भाई। ये देखो खून के निशान भी अभी है, लेकिन इन दोनों भाई बहन ने तो उसको खुद ही देख लिया। और वो बेचारी जो शायद स्कूल में पढ़ती होगी, वही वो लिख रही थी वहां पर जो उससे लिखा जा रहा था। क्या आज उसकी आत्मा आज भी भड़क रही है पता नहीं, लेकिन ये कभी उसके बाद उस गांव की तरफ नहीं गए, और इन्होंने शाम के समय में तो जाना ही छोड़ दिया मेरे को। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। अब जो अगला किस्सा है वो पता नहीं बच्चों को लेकर कई लोग इतने लापरवाह क्यों होते हैं। जैसा कि अब पिछले किस्से में भी बात हुई कि भाई आप बाइक पर लेकर जा रहे हो, अगर स्पीड ब्रेकर है, गांव की सड़कों का पता ही होता है, तो पहले आपको जितना हो सके ध्यान रखना चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और अगर चलो मैं मान भी सकता हूँ कि पकड़ मजबूत होगी, लेकिन बाइक इतनी स्पीड कि आपसे संभले ही ना और एक मौत का कारण बन जाए। अब ऐसे ही ये किस्सा है, ये भी जितना डरावना है उतना दर्दनाक भी। उस लड़की को, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, लेकिन शायद उसको उस दर्द से गुजरना नहीं पड़ा जो इस किस्से में गुजरना पड़ा। उसकी मौत जल्दी हो गई, इतना दर्द नहीं झेला, लेकिन सृष्टि को शायद बहुत दर्द झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा, क्योंकि गलती थी उसकी माँ की लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही। उम्र उसकी भी कुछ इतनी ही थी, 5-6 साल के आसपास। अब नरेश काम के सिलसिले में उसकी जॉब में उसकी ट्रांसफर होती है और वो बड़े शहर में आता है, बड़े शहर की बड़ी बिल्डिंग में। अब मैं मुंबई का किस्सा बता देता हूँ कि भाई बहुत बड़ा शहर है, ढूंढते रहो जहाँ पे उस बिल्डिंग को ढूंढना है। उस बिल्डिंग की बस एक खास बात थी कि उस बिल्डिंग का जो बेसमेंट था, एक तो वो छोटा था और वो बंद रहता था। नरेश कई बार हैरान होता है इस चीज को देख के कि भाई बेसमेंट में तो गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, और खास तौर पर बेसमेंट तो ओपन रहता है, एक तो हवा भी पास थ्रू होती है, और दूसरा भाई इतनी बड़ी स्पेस को क्यों वेस्ट करके रखा। आमतौर पर वो सोसाइटी में धीरे धीरे जैसे घुलना मिलना शुरू हो गया, तो वो पूछने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी उसको जवाब नहीं देता। अब वो सिक्योरिटी गार्ड से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर चुका था अपनी दोस्ती, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी तो टस का मस नहीं होता था, वो भी कुछ बताता नहीं था। तो नरेश की जो उत्सुकता वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि उसको पता लगे कि इस बेसमेंट में ऐसा भी क्या है जिसकी वजह से कोई इसको यूज नहीं करता। अब आमतौर पर साफ सफाई के लिए बेसमेंट जो है वो खुलता था, दिन के समय में ही साफ सफाई की जाती थी और उस बेसमेंट को बंद कर दिया जाता था। एक दिन शायद नरेश को उसके सवालों का जवाब मिलने वाला था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, या फिर यूं कहें कि बहुत बुरी थी, एक ही समय पे, कि उसको मौका मिल गया उस बेसमेंट में जाने का। कारण ये कि सफाई की और शायद सिक्योरिटी गार्ड सही तरीके से लॉक लगाना भूल गया। नरेश तो बस वैसे ही उस तरफ से गुजरा था, रात का टाइम था, कोई था नहीं आसपास, सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर गेट की तरफ था। तो नगेश वैसे ही बस चुल में उसके जाते जाते वो जो लॉक होता है उसको नीचे करता, और ये क्या, अचानक से दरवाजा हल्का सा खुलता। नागेश तो जैसे इतना खुश होता है कि भाई ये अच्छी बात होगी, बिना किसी की नॉलेज में आए मुझे एंट्रेंस मिल गई। अब नागेश धीरे से उस दरवाजे को खोलता है और वो अंदर जाना शुरू करता है बेसमेंट की तरफ। जो बेसमेंट का छोटा दरवाजा होता है, बड़ा दरवाजा तो बिल्डिंग के बाहर की तरफ होता है जहां पर गाड़ियां आती हैं। छोटा दरवाजा, घुमावदार सीढ़ियां, नीचे जाता है। नीचे जाकर उसको अजीब सी घुटन महसूस होती है। हालांकि उसको ऐसा लगता है कि भाई बंद रहता है उसकी वजह से ऐसा होगा, लेकिन अंधेरा काफी था। वो मोबाइल की टॉर्च जलाता है और आसपास देखना शुरू करता है। सब कुछ ठीक तो था, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बेसमेंट होते हैं वैसे ही था, कुछ ऐसी अजीब बात इसमें थी नहीं। लेकिन फिर ये बेसमेंट बंद था क्यों?
ये बात नरेश को खाए जा रही थी। उसको उसकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता का अंत होने वाला था। उसको अजीब सी फिर से घुटन महसूस होती है। अब उसको एक आवाज आती है, रोने की। रोने की आवाज। ऐसा कैसे? बेसमेंट में क्या कोई रहता है क्या? मुझे तो इस चीज का पता नहीं। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो बेसमेंट जो है वो तो बंद रहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें कोई है? वो इधर उधर टार्च मारता हुआ अचानक से देखता है कि एक लड़की अपने आप को बाजुओं में अपना सिर देकर रो रही है, और वो कह रही है, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, मुझे कहाँ पर है, मुझे लेकर जाओ। अब नरेश का जैसे ही टॉर्च उस पर पड़ती है, वो आवाज अचानक से ऊंची होनी शुरू करती है, जैसे कि वो चीखे मार मार कर कह रही है कि मम्मी मुझे बचाओ, मुझे बचा क्यों नहीं रही, आप आ क्यों नहीं रही, आपको मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही, मुझे बचाओ जल्दी से, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। अब जल्दी से नरेश उसकी तरफ जाता है कि बच्ची कोई बात नहीं, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। वो नरेश उसकी तरफ, जैसे ही उसका सर ऊपर होता है, वो नरेश की तरफ देखती है तो उसकी आंखें ही नहीं होती। फिर भी वो रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मम्मी मुझे आप लेकर जाओ, मम्मी मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे बचा कर जाओ। उसकी शक्ल बिगड़ी नहीं हुई थी, बस उसकी आंखें नहीं थी, जो नरेश को डराने के लिए काफी थी। नरेश तो अब ऊंची ऊंची चीखें मार रहा था। जो हाल उस बच्ची का था, नरेश का भी वैसे ही हो रहा था। नरेश से ऊपर नहीं जाया जा रहा था। नरेश अब ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहा था कि प्लीज मुझे यहां से बचाओ, प्लीज कोई मेरी बात सुनो। शायद फिर से उसकी किस्मत अच्छी थी। जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड आता है, उसके साथ एक दो आदमी और होते शायद, जो आवाज सुनकर आते हैं और नरेश को लेकर जाते हैं। उसको बस उसकी मार कुटाई बाकी रह गई थी। उसके अलावा सारे जहान की गालियां उसको मिली, सारे जहान की डांट उसको मिली कि भाई तू वहां पर करने क्या गया था? जब पता है कि वहां पर बेसमेंट में एंट्री अलाउड नहीं है, तो तू वहां पर करने गया क्या था? नरेश अभी इस हालत में था नहीं, वो इतना डरा हुआ था। जब वो रिलैक्स होता है तो फिर वो सारी कहानी बताता है। फिर उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है, इसीलिए तो हम तुम्हें मना कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आती क्या, कि जहां पर एंट्री अलाउड नहीं है तो नहीं है, लेकिन तुम हो कि तुम मानते नहीं हो इस बात को। खैर, अब नरेश अपने अपार्टमेंट में जाता है, शर्मिंदा भी होता है। वहीं सारे बिल्डिंग में उसकी बेइज्जती हो गई थी, अब वो किससे आंख मिलाएगा जब जाया करेगा। फिर भी समय बीतता है, 2-4 दिन गुजरते हैं। अब नरेश जाता है उस सिक्योरिटी गार्ड के पास, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो उसको बुला ही नहीं रहा था। भाई उसको भी गालियां पड़ी थी। अब आमतौर पर नॉर्मली अगर लोग रह भी जाता तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी उस बेसमेंट में जाने की, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता ना, लेकिन नरेश ने यह गलती की और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी जाते जाते बची। अब नरेश उसको बड़ी मुश्किल से मनाता है कि भाई सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वो जो मैंने देखा वो तो बता क्या था। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि भाई इसलिए तो मैं मना करता था तुझे जाने के लिए। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक मौत हुई थी, उसी बच्ची की, सृष्टि की, जो तूने देखी है। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। तो नरेश कहता है कि पर वो कह रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ। कह रहे हाँ भाई ऐसा ही था। अरे बेचारी वो बच्ची अस्थमा की मरीज थी। अब पता नहीं वो अपने अपार्टमेंट से खेलते खेलते कैसे नीचे आ गई और इस बेसमेंट में आ गई। और ये दरवाजा जो है ना, वो बेसमेंट का स्प्रिंग वाला दरवाजा था, खुद ब खुद बंद हो जाता था। अब वो बेचारी अस्थमा की मरीज सीढ़ियां उतरी, आगे तक गई होगी, और उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं हुई वापस। सांस उसकी फूलने लगी होगी और वो शायद अपनी माँ को आवाजें लगाती रहेगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ देर बाद उसकी माँ ने हंगामा किया कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही, बच्ची नहीं मिल रही। किसी को तो पता ही नहीं था कि बच्ची बेसमेंट में है। हम सारे ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची मिली नहीं। फिर कुछ समय बाद जब बेसमेंट का बड़ा दरवाजा जब मुझे खोलने के लिए कहा कि किसी ने गाड़ी निकालनी है, तो जब हमने दरवाजा खोला तो वो बच्ची बेहोश पड़ी थी। उसको बचाया नहीं जा सका। कुछ समय बाद वो मर गई, अपनी माँ की लापरवाही से। उसके बाद फिर लोगों को जब भी बेसमेंट में जाते हैं, वो जब अकेले होते तो उनको वो नजर आती, और ऐसे ही वो रोते रोते अपनी माँ को बुलाते। इसकी वजह से उस बेसमेंट को बंद कर दिया गया, ताकि किसी को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। ये थी उस बेसमेंट की कहानी, ये था उस बेसमेंट का किस्सा। नरेश आज भी उस बिल्डिंग में रहता है। धीरे धीरे लोगों से बातचीत फिर शुरू हो गई है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी है और उससे भी ज्यादा दुख
कि एक मासूम सी बच्ची जिसको उसने देखा, उसकी आंखें नहीं थी लेकिन फिर भी वो प्यारी लग रही थी। वो मदद मांग रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद कर नहीं सकता। मदद तो की जाती है जिंदा लोगों की, लाशों की नहीं। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने कमेंट सेक्शन में और पढ़ते हैं कि भाई आज का कमेंट क्या है। तो जो आज का कमेंट है वो है साजन भट्टी S9U, यूजर नेम इनका है। बहुत बढ़िया सुनील भाई, कभी हमारा कमेंट भी बता दीजिए भाई प्लीज, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड वर्क, धीरे धीरे मिलियंस तक जाओगे भाई, यही दुआ है मेरी। साजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट लिखने के लिए, और आपका नाम ले लिया, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और भाई आप भी दुआ करते हो, बहुत से लोग दुआ करते हैं कि मिलियंस में व्यूज जाएं, मिलियंस में सब्सक्राइबर जाएं, और यही मोटिवेशन है जो मुझे आगे बढ़ाती है। नहीं तो जो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा ऐसे कमेंट्स को लेकर बात की थी, तो ऐसा मेरे कुछ व्यूअर सोचते हैं कि मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। नहीं यार, वो फ्यूल होता है। ऐसे जो कमेंट होते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं, मुझे उनको सुनकर मजा आता है कि भाई मेरे देखो, जब आपकी कोई काम की तारीफ कर रहा है ना, तो वो तो ठीक है, वो अच्छा जैसे आप कर रहे हो, मेरे बड़े अच्छे व्यूअर्स हैं और भी करते हैं, तो वो एक अप्रिसिएशन है, चलो जो वो तो मुझे मिल रही है, अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब कोई क्रिटिसाइज करता है ना, चाहे अच्छे शब्दों में करे, चलो अच्छे शब्दों में करे, तो कहीं ना कहीं उसका कंसर्न होता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, और हम आपको ग्रो करना चाहते हैं, तो मुझे ये दिक्कत लग रही है तुम में, तो इसको सुधार लो अगर हो सके तो। एक तो वो होगी चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन सबसे मजा बताऊं क्या आता था, जब कोई मुझे गाली देता है ना, जो मुझे इस तरीके की बातें करता है, अरे भाई पैसे कमा रहा है, ऐसा क्या हो, चार क्या पॉडकास्ट कर लिए, या फिर तू ऐसा है, तुझे पॉडकास्ट पॉडकास्ट करना नहीं आता तो चैनल ही डिलीट कर दे। तो मुझे ना तिलमिलाहट वो तिलमिलाहट बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि भाई आप किसी इंसान को आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकल रही है, अच्छी बात है। कम से कम वो फ्रस्ट्रेशन आपके आपके घर वालों पे तो नहीं निकल रही, वहां पर तो आप जस्टिफिकेशन कुछ कर रहे होंगे, वेदर जो भी आपका व्यक्तित्व है, आप वो सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल कर एटलीस्ट अपने घर में ठीक रह रहे हैं, अपने घर वालों को तो तंग नहीं कर रहे, उन पर तो किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे हैं। आपका भाई आगे बढ़ रहा होगा, जैसी आपको हो रही होगी फ्रस्ट्रेशन, आपने मुझ पर निकाल दी, ऐसा ही हुआ होगा। गुस्सा आपको होगा उस चीज का शायद, कि भाई इसने बड़ी गाड़ी कैसे ले ली, लेकिन निकाल मुझ पर दी, तो फिर मजा आता है मुझे कि ऐसा ही। कोई मुझे कहता है कि बड़ा ज्ञानी बनता है, अरे भाई ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। मेरे सामने आप बड़े से बड़ा ज्ञानी ले आओ, वो भी कहीं ना कहीं जाकर एक लेवल पर जाकर ब्लैंक हो जाएगा। दुनिया में कोई भी महाज्ञानी नहीं है, और दुनिया में कोई भी महाज्ञानी नहीं है, हर एक का ज्ञान है, हर एक के ज्ञान का एक फील्ड है। चलो अभी मैं आपसे इसलिए खुल के बातें करता हूँ कि कनेक्शन आपसे बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। बहुत से लोग नहीं सुनते ये आखिरी पार्ट, लेकिन बहुत से लोग सुनते भी हैं। तो अभी नॉर्मली कमेंट्स में उतनी बातें नहीं होती हैं, और वीडियो में तो सिर्फ मैं कहानी बयां करता हूँ। लास्ट पार्ट इसलिए रखा है कि जो हल्की फुल्की बातें भी हो सके। अब एग्जांपल के तौर पे कि हमारे ना एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होते थे, मतलब वो आज भी हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब वो थे हमारे प्रोफेसर। इकोनॉमिक्स में इतने जबरदस्त थे ना, मतलब इवन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी उनसे नोट्स लेने आते थे, इस लेवल के। लेकिन इकोनॉमिक्स से बाहर जाते ही उनको कुछ नहीं पता था, दूसरे सब्जेक्टों में बिल्कुल जीरो थे। अब आप ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहेंगे या महाज्ञानी कहेंगे या महा अज्ञानी कहेंगे? भाई हर एक के फील्ड का अपना ज्ञान होता है, कोई भी हर एक फील्ड का ज्ञान नहीं रख सकता, कोई भी हर फील्ड में महाज्ञानी नहीं हो सकता। जिसको इंग्लिश लिखने नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है, सीधी सी बात है। तो आप मुझे कहते हैं भाई तू ज्ञानी बनता बड़ा, भाई अगर मैं पॉडकास्ट का मतलब क्या है, डिस्कशन करना, टू भी डिस्कशन करना है। जो बात मुझे लग रही है कि जहां पर मैं ठीक हूं, अगर सामने वाला पर्सन वो बात को उस तरीके से कर रहा है जहां पर मुझे महसूस हो कि नहीं यार ये बात ज्यादा अच्छी कर रहा है, या फिर हो सकता है कि बात करते करते सामने वाले पर्सन को लगे कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक हो, और ये चीज जब इतने व्यूअर्स देख रहे हैं तो लोगों की परसेप्शन चेंज होती है।
पॉजिटिवनेस बढ़ाना ही हमारा काम है, ना कि कहानियाँ सुननी और निकल लेना। आओ जी, गेस्ट आ गए हैं। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए। अब वो कहानी सुनाइए। अच्छा, कहानी खत्म होगी, चलो जी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अरे भाई क्या है यार। ठीक है, कुछ सेट टाइप ऑफ व्यूअर्स हैं जिनको सिर्फ इससे मतलब है, लेकिन फिर से मैं एक कहता हूँ कि भाई कमेंट्स दो तीन आते हैं नेगेटिव, जो कहते हैं कि बड़ा ऐसे टोकता है बीच में, उस पर व्यूज वो लाइक होते हैं 4-5 होते हैं, डिसलाइक 3-4 होते हैं। तो फिर इतने लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। तो आप कमेंट अगर कर ही रहे हैं तो फिर आप उसको जवाब भी सुन लो। और कमेंट में मैं क्या आपको जवाब दूं, सुनने के लिए तो आप तैयार ही नहीं होते, तो यहाँ पर सुनो। उसको आपको लगता है कि रिलेटिव लगता है उसका रिस्पॉन्स, तो आप उसको आगे कमेंट में लिखो कि भाई ठीक है, हो सकता है कि आपका जो व्यू ठीक है, लेकिन मेरा व्यू ऐसा मैं नहीं मानूंगा, फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई अजीब सी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत एंजॉय करने वाला इंसान हूँ भाई, मैं इतना बोरिंग भी नहीं हूँ। लेट मी एंजॉय दैट कमेंट्स। सो आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे विराम देते हैं। और पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत आ रही है मुझे डेली एपिसोड को अपलोड करने में, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आप सबका प्यार है कि जो मुझे मजबूर कर देता है कि मैं किसी भी हालत में हूँ, मैंने अपलोड करना ही करना है। तो अगर जो भाई सोच रहा ना कि मैं मेरे मिलियन व्यूज जाएंगे, मिलियन सब्सक्राइबर जाएंगे भाई, आप आगे बढ़ेंगे, तो भाई उसकी वजह आप भी हो। ये आपके कमेंट्स हैं, ये आपका व्यूअरशिप है, ये आपकी प्यार है, ये आपका लाइक करते हैं या डिसलाइक भी करते हैं, कोई बात नहीं। ये आपका क्रिटिसिज्म है जो मुझे हर रोज मोटिवेट करता है कि भाई वीडियो तो डलेगी, जैसे मर्जी करके वीडियो तो डलेगी। तो दैट्स वाई आपके सामने जैसा मर्जी करके कायम दायम में आ जाता हूँ। लेकिन भाई जो ये सोचते हैं ना कि भाई मैं पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, दैट्स अ पार्ट, वो है। लेकिन भाई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो पैसे कमाए जा रहे हैं। यहाँ पर बकवास नहीं कर रहा बैठे बैठे, कि जिसकी वजह से मुझे बकवास सुनने को कोई पैसे नहीं देता। लोगों को पसंद आता है तो उसकी वजह से इनकम जनरेट होती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे पैसे आसानी से बन जाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, आप मुझसे कनेक्ट कर लेना इंस्टा पर, और मैं आपको बता दूंगा कि चैनल कैसे स्टार्ट होता है। और आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू। सीरियसली बात है, मेरे लिए मायने नहीं रखता कि कोई मेरे कंपटीशन में आ रहा है। ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको अच्छा लगता है वो सुने, जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना सुने। लास्ट में मैंने कहा था ना उस भाई को जो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि भाई अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो जो लगता है, जिसको लगता है कि यूट्यूब इतना इजी है, तो आ जाओ भाई, हो जाओ। 4 साल के बाद मेरा जो हुआ है वो एक थोड़ा सा पुश मिलना शुरू हुआ है। तो इतना आसान हो तो सारी दुनिया यूट्यूबर ना बन जाए मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच आज के एपिसोड को देखने के लिए। और जो ये लास्ट पार्ट मेरे गिने चुने व्यूअर्स देखते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको सुनते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, नए एपिसोड, नए किस्से में, नए एपिसोड में, नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।